Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, this is your tutor Ali Shab, and today we are going to discuss English essay for civil judge exams. As you know, this is 5 paragraph essay. चूंकि हमें एक लिमिटेशन दे दी गई है और एक बाइंड कर दिया गया है कि 5 paragraph essay आपने यहाँ पे लिखना है। दूसरा इम्तहान 3 घंटे का है और उसके अंदर 4 सवाल हैं, तो ऐसे राइटिंग के लिए डेफिनेटली आपके पास 1 घंटा या बहुत हो गया 1.25 घंटा ही बच जाता है। यहाँ पे ये जो essay का टाइटल है, that is Laws are spider webs through which the big flies pass and little ones get caught. लॉज जो है ये स्पाइडर वेब्स हैं जिनसे जो हैं बड़ी मक्खियां गुजर जाती हैं, बिग फ्लाइज पास एंड लिटिल वंस गेट कॉट। मक्खियां जो हैं ये पकड़ी जाती हैं। सो अगर आप इस स्टेटमेंट को देखें तो स्टेटमेंट बुनियादी तौर पे थोड़ी एक अदबी स्टाइल के हिसाब से पूछी गई है। वैसे भी देखें तो ये अरिस्टोटल का एक बड़ा मशहूर जो है कॉल है जिसपे उसने ये कानून के बारे में एक बात की थी। सो जिस वक्त आपके सामने तरह का कोई रिफ्लेक्टिव ऐसे आ जाता है, ऐसा टॉपिक, ऐसा टाइटल आ जाता है विच डिमांड्स एन इंटरप्रिटेशन, तो फिर सबसे पहले आप उसे इंटरप्रेट करते हैं और इंटरप्रेट करने के बाद फिर आप उसे एक्सप्लेन करते हैं। सो यहाँ पे एक लिटरेरी ऐसे की क्वालिटी ये है कि आपने सबसे पहले उसे इंटरप्रेट करना है, यानी कि आपने उसका मीनिंग पहले बयान करना है कि इसका असल में मीनिंग क्या है, और उसके बाद फिर आप उसे ऐसे लिखेंगे और वो ऐसे भी डेफिनेटली आप या एक्सपोजिटरी या आर्गुमेंटेटिव स्टाइल में लिखना होता है। सो यहाँ पे अगर देखा जाए तो 2 आरा बन सकती हैं कि लॉज जो है स्पाइडर वेब्स हैं जिनसे बड़ी मक्खियां निकल जाती हैं और छोटी मक्खियां पकड़ी जाती हैं। आप डेफिनेटली स्टेटमेंट से एग्री कर सकते हैं, इसमें कोई मुजाइका नहीं है, एग्री आप कर सकते हैं स्टेटमेंट से, क्योंकि हालात अगर देखे जाए मौजूदा खास तौर पे जो वो ममालिक हैं जहाँ पे शायद कवानीन इतने ज्यादा मजबूत नहीं है, तो वहाँ पे कुछ बात ऐसी ही है। फर्स्ट वर्ल्ड की मैं इसलिए बात नहीं कर रहा कि फर्स्ट वर्ल्ड के अंदर तो कवानीन बहुत मजबूत हैं, चाहे वजीर आजम है चाहे कॉमन मैन है, दोनों पे लॉ इक्वली जो है वो अप्लाई होता है और दोनों बच नहीं सकते। सो अगर आप इस टाइटल की लिमिटेशंस देखें तो इस टाइटल की जो लिमिटेशंस हैं वो थर्ड वर्ल्ड कंट्री से ज्यादा रेलिवेंट है, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं वो ज्यादा यहाँ पे रेलिवेंट आपको नजर आती हैं। सो मैं भी यहाँ पे ज्यादा फोकस थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को ही करूंगा और उन्हीं के पर्सपेक्टिव से ये बात करूंगा। यहाँ पे जो मैंने स्टांस ली है एग्जैक्टली मैं यहाँ पे जी अपने स्टूडेंट सैफ का भी जिक्र करूंगा, क्योंकि उन्होंने भी यही ऐसे अटेम्प्ट किया था इन 2021 के पीके सिविल जज एग्जाम्स। यहाँ पे उन्होंने जो स्टांस लिया था दैट वाज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। जिस वक्त उन्होंने ये ऐसे अटेम्प्ट किया तो बाहर निकले कह रहे थे कि सर मैंने इसके खिलाफ लिखा है, मैंने स्टेटमेंट से एग्री नहीं किया, डिसएग्री किया, जबकि हॉल में जितने अफराद बैठे हैं सब ने एग्री किया। तो मैंने साहब को यही कहा था, मैंने कहा साहब इससे डिसएग्री ही करना ज्यादा मुनासिब था, ख्वाह एग्रीमेंट के कितने ही क्यों ना पॉइंट्स हो, और जाहिर है एग्रीमेंट के पॉइंट्स भी ज्यादा है, मगर आपने डिसएग्री करके अच्छा काम यह किया है कि अगर आप इससे डिसएग्री नहीं करेंगे तो मुझे बताएं फिर आप सिविल जज बनना क्यों चाहते हैं, फिर आपका मकसद ही क्या है, अगर आपका कानून पे ही एतबार नहीं है कि जिसके अंदर बिग फिश फंस नहीं सकती है। सो इससे एग्री करना तो बिल्कुल कानून से इनकार करना है कि कानून सबके लिए बराबर नहीं है, तो आपका रैशनल और लॉजिक ही नहीं बनती कि आप जो है सिविल जज के पेपर्स दें या खुद सिविल जज बने। सिंस दैट वाज ट्राइड एंड टेस्टेड ही वाज सिलेक्टेड, तो मैंने उन्हीं का जो है फॉर्मेट यहाँ पे अडॉप्ट किया है, उन्हीं का पॉइंट ऑफ व्यू में लेके बढ़ रहा हूं। अगर उन्होंने ना भी ये किया होता तो फिर भी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही होता, क्योंकि लॉजिकली आप जिस इम्तहान के लिए जा रहे हैं उस इम्तहान में आप स्टेटमेंट से एग्री नहीं कर सकते, मुनासिब नहीं है, इससे आपको डिसएग्री ही करना है। सबसे पहले जनाब स्टेज आउटलाइन की है। आउटलाइन अगेन 3 सेक्शंस पे मुश्तमिल होती है, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी पैराग्राफ्स एंड कंक्लूजन। सो हमेशा ये जो है 3 ही जो है हेडिंग्स, मेजर हेडिंग्स जो है हर ऐसे में होंगी। हाँ, मेन बॉडी के अंदर सेवरल हेडिंग्स हो सकती हैं, मगर इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन एक अकेली हेडिंग ही होती है। सो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले मैं बैकग्राउंड एक्सप्लेनेशन में दे रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन ऑफ द मेटाफोर दैट लॉज आर स्पाइडर वेब्स। तो मैं एक्सप्लेनेशन पहले दे रहा हूं कि जनाब के लॉज जो हैं ये स्पाइडर वेब्स हैं तो कैसे हैं। सो सबसे पहले इस टाइटल को इंटरप्रेट करना जरूरी है, तो मैंने पहले इंटरप्रेट किया कि जनाब इसका मतलब ये है कि ये स्पाइडर वेब्स की तरह है जिसके अंदर स्मॉल एनिमल्स दे आर कॉट एंड बिग एनिमल्स गो अवे विद, वो जो है भाग जाते हैं। तो इस स्टेटमेंट क्या है,
एक ही स्टेटमेंट काफी थी, मगर यहां पे मैंने फॉर एम्फोसिस दो स्टेटमेंट्स लिख दी हैं। मेजर थीसिस स्टेटमेंट क्या है, इस ऐसे का मकसद क्या है, क्यों लिख रहा हूं, मेरा स्टांस क्या है। तो माई स्टांस मस्ट बी क्लियर, लॉज अपहोल्ड जस्टिस, कवानीन जो है वो इंसाफ का अलम बुलंद करते हैं, एंश्योरिंग दैट इवन द पावरफुल आर हेल्ड अकाउंटेबल, और इस चीज का यकीन दिलाते हैं कि जो ताकतवर हैं उनको हिसाब देना पड़ेगा। देयरफॉर चुनाचे दिस परसेप्शन इज नो लॉन्गर वैलिड इन द मॉडर्न लीगल लैंडस्केप। माजी में होता होगा ऐसा, मगर जो मॉडर्न लीगल लैंडस्केप है, आज के दौरे जदीद का जो इंसाफ का असूल है, निजाम है, उसके अंदर ये जो परसेप्शन है ये अब वैलिड नहीं रही। सो अब इसके अंदर मैंने अपने ऐसे को लिमिटेशन भी दे दी है। मैं आज की बात कर रहा हूं, अब मैं कोई माजी के हवाले नहीं दे रहा कि मैं बिल्कुल ही चले जाऊं जनाब 20वीं सदी में 19वीं सदी में। मैं बात आज की कर रहा हूं। सो ऐसे के अंदर लिमिटेड स्कोप होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि सारी दुनिया की बातें नहीं करूंगा, हर बात नहीं करूंगा, जो रेलिवेंट है सिर्फ वही बात करूंगा। सो यहां पे जो मेजर मेरी हेडिंग है, दैट इज द पावर ऑफ लीगल सिस्टम्स एंड द रूल ऑफ लॉ। कि क्या है वो पावर, व्हाट इज दैट पावर ऑफ लीगल सिस्टम्स एंड द रूल ऑफ लॉ। यहां पे जो मैंने आंसर किया वो बेसिकली तो मैंने आंसर किया वाई, कि वाई लॉज आर नॉट स्पाइडर वेब्स वेयर स्मॉल फ्लाइज आर कॉट एंड बिग वंस गेट अवे विद। लॉज आर नॉट दो स्पाइडर वेब्स भाई, इसके अंदर अगर स्पाइडर वेब्स है भी तो बड़ा जानवर भी फंसता है। सो लॉज और लीगल सिस्टम, इसके अंदर ताकत है। तो मैंने डिसएग्री उससे किया। और यहां पे दो मेजर हेडिंग्स हेडिंग्स मैं लेके आया। नंबर वन, मैं बता रहा हूं पावर क्या है, पावर ऑफ लीगल सिस्टम्स एंड रूल ऑफ लॉ, द रोल ऑफ इंटरनेशनल लीगल फ्रेमवर्क्स एंड वॉचडॉग ऑर्गेनाइजेशन इन मेंटेनिंग अकाउंटेबिलिटी। एक तो इंटरनेशनल लीगल फ्रेमवर्क्स है और वॉचडॉग ऑर्गेनाइजेशंस है जो कि अकाउंटेबिलिटी मेंटेन रखती है। कोई जज भी अगर फैसला करे ना जो लॉ से जरा हट के हो, पावरफुल को जरा थोड़ी सी एडवांटेज दे, उसी वक्त जो है उसको जो है सस्पेंड कर दिया जाता है या उसकी सर्विसेज जो है वो रिवोक कर दी जाती है। हालिया आपको मैं मिसाल दूंगा कि आप देख लें कि जो कराची में अरमगान का केस था, अरमगान के केस में अरमगान को जो है फेवर दी गई, तो फिर उसी वक्त जो है जज साहब को जो है उनके ओहदे से हटा दिया गया, उनकी जगह जो है वो बदल दी गई। सो उसकी फेवर बनती नहीं थी। पुलिस को रिमांड देना मकसूद था, मगर आपने रिमांड ही नहीं दिया, फौरी तौर पे जुडिशियल कर दिया। सो उधर से सिंध हाई कोर्ट जो है उसने फौरी तौर पे जो है वहां पे एक्शन लिया और उनको, जज साहब को उनकी जगह से हटा दिया गया।
सो वॉचडॉग ऑर्गेनाइजेशंस इन मेंटेनिंग अकाउंटेबिलिटी। सो वहां पे भी आप देख ले कि वॉचडॉग ऑर्गेनाइजेशंस है, इस तरह नहीं होता कि कोई भी अपनी तरफ से जो है कोई भी एक्शन ले ले और किसी को भी किसी नौयत का रिलीफ दे। सो अकाउंटेबिलिटी मेंटेन रखने के लिए उसके ऊपर जो है नजर रखने वाले इदारे भी होते हैं। तो इतना आसान नहीं है, मैंने अभी आपको थर्ड वर्ल्ड की ही मिसाल दी है। और हाउ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, इंडिपेंडेंट जुडिशरीज एंड मीडिया स्क्रूटनी कंट्रीब्यूट टू फेयर लीगल एनफोर्समेंट। सो यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस भी डेमोक्रेटिक है, इंडिपेंडेंट है जुडिशरी, और मीडिया जो है ये भी जान नहीं छोड़ता है। सो ये भी एक बहुत बड़ा किरदार अदा करता है कि फेयर लीगल इन्फोर्समेंट जो है वो की जाए। सो एज ए वॉचडॉग, एज ए प्रेशर ग्रुप जो है ये भी इस्तेमाल होते हैं। सो हमारे यहाँ जो है आपको देखें सुमोटो एक्शंस जितने भी लिए जाते थे वो मीडिया उसके पीछे एक बहुत बड़ा किरदार अदा करता था। आज भी किसी हद तक अगर एक्शंस लिए जाते हैं तो उस पर जो है मीडिया का एक बहुत बड़ा किरदार होता है। तो लीगल सिस्टम की एक पावर है, रूल ऑफ लॉ जो है ये सुप्रीम है यहाँ पे। ये मैंने साबित कैसे करना है, चूंकि इस ऐसे का दायरा कार जो है थर्ड वर्ल्ड तक जो है महदूद है। तो मैं थर्ड वर्ल्ड की ही बात करूंगा, मगर थर्ड वर्ल्ड में बेशुमार ममालिक आ जाते हैं। सो साबित मैंने यही करना है कि केसेस ऑफ पावरफुल फिगर्स हेल्ड अकाउंटेबल इन थर्ड वर्ल्ड, कि वो जो है केसेस कौन से हैं कि जहां से साबित होता है कि पावरफुल लोग भी जो है वो भी अकाउंटेबल, उनका भी एहतसाब किया गया है तीसरी दुनिया में। नंबर वन, पाकिस्तान की मिसाल, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स नवाज शरीफ एंड इमरान खान फेस्ड लीगल कॉन्सिक्वेंसेस। सो नवाज शरीफ साहब के सामने जो है पनामा का केस हुआ था, उस पर कन्विक्शन भी हुई। सो लीगल कॉन्सिक्वेंसेज हुआ, यानी कि ये अब कितनी बड़ी हमारी जो है अदालतों की ताकत है कि एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ जो है ये केस एक रन हुआ। फिर उसी तरह इमरान खान जो है वो भी जो है लीगल बैटल जो है वो लड़ रहे हैं। अदालतें जो है वो बिल्कुल इस पे आजाद हैं और वो खुल के जो है इनको मौका भी दे रही हैं और इनके ऊपर जो है केसेस भी जो है लेने से नहीं घबरा रही हैं। सो हालांकि प्रेशर ग्रुप इस्तेमाल किया, पब्लिक बहुत सारा प्रोटेस्ट के लिए लिख ली, मगर बहरहाल लीगल जो है वो अपना जो है कोर्स ऑफ एक्शन जो है वो मुकम्मल हो रहा है। इनकी बेल भी होती है जहां से जो है ये बेकसूर होते हैं, इन पे कन्विक्शन भी होती है जहां पे ये कसूरवार होते हैं। सिमिलरली ब्राजील की मिसाल लें, सो द एक्स प्रेसिडेंट लुइस, इनकी करप्शन कन्वेंशन, ये भी एक मिसाल है। साउथ अफ्रीका में चले जाएं, जो जैकब जुमा's इम्प्रिजनमेंट फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, इनकी भी एक मिसाल है। मजीद अगर बांग्लादेश की तरफ चले जाएं तो हालिया आपके सामने केस है खालदा जियाज करप्शन केस एंड इम्प्रिजनमेंट। सो उनका भी जो है ये करप्शन का केस हुआ और इम्प्रिजनमेंट का केस हुआ है। सो बहरहाल एक पावरफुल खातून थी, उनके खिलाफ भी इकदाम हुए। दूसरी तरफ अगर आप ले आए इंडिया की भी बात करें, सो इंडिया के अंदर भी अगर मैं ई का पॉइंट लिखूं यहाँ पे, इंडिया में भी जो समझौता एक्सप्रेस था, समझौता एक्सप्रेस केस, उसके अंदर भी जो हिंदू आर्मी ऑफिसर्स थे, कहते हैं एक कर्नल और दो मेजर थे, उनको भी सजा दी गई, क्योंकि इस ट्रेन को आग लगाने में इन लोगों का किरदार साबित हुआ है। तो वहां की तो अदालतें इतनी आजाद है, मैं थर्ड वर्ल्ड की ही बात कर रहा हूं कि वहां से भी जो है कोई बिग गन या टॉप ब्रास बच के नहीं निकल सकता, ख्वाह वो कितना ही पावरफुल क्यों ना हो। और पाकिस्तान की भी बात करूं तो पावरफुल यानी कि इन्फ्लुएंशियल पीपल की बात हो रही है, तो इन्फ्लुएंशियल पीपल में एक्टर्स, सिंगर्स, ये भी सारे बड़े बड़े नाम आ जाते हैं क्योंकि इनका भी बहरहाल एक इन्फ्लुएंस है। हालिया अब आप देख लें कि हमारे इदारे जो हैं उन्होंने जो है कोई रियायत नहीं की है कि अभी जो है वो एक बड़ी टॉप मॉडल है नादिया हुसैन, उनके शौहर जो है उनको एफआईए ने जो है गिरफ्तार किया, उनका भी ट्रायल अदालतों में चल रहा है। उन्होंने जनाब जिस वक्त शिकायत की तो फिर उनको भी जो है उन्होंने जवाब तलबी की कि जनाब हम आपसे रिश्वत नहीं मांग रहे हैं, कोई फेक आदमी, आप हम पे इल्जाम ना लगाए। उन्होंने अपना बयान वापस लिया। मजीद आप देख ले कि यही अरमगान का जो है ये जो अभी मर्डर ट्रायल चल रहा है, इस पे जो साजिद हसन जो इतना मशहूर एक्टर है, उसका जो बेटा है साहिर हसन, उसको भी गिरफ्तार किया उसी रैकेट में ही, उसी जो है ड्रग पेडलिंग में ही। सो इन्होंने कोई प्रेशर इस तरह लिया नहीं है किसी का भी, उस पर जो है खुल के जो है इन्होंने आगे जाके ये कार्रवाई की है। सो इन तमाम केसेस से जाहिर होता है, तो इन तमाम केसेस से जाहिर होता है कि लॉज थर्ड वर्ल्ड में कम से कम स्पाइडर वेब्स नहीं है। इसके अंदर ये नहीं कि छोटी मक्खियां फंसती हैं और बड़ी जो है निकल के चली जाती है। मैंने आपको 4-5 ममालिक की मिसाल दे दी और केस स्टडीज यहाँ पे बयान कर दी हैं। हाँ, थोड़े बहुत लूप होल्स जरूर हैं यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स, चूंकि 5 पैराग्राफ ऐसे है। पहला पैराग्राफ मेरा इंट्रोडक्शन का है, दूसरा मेन बॉडी में मैं साबित कर रहा हूं कि लॉ की ताकत क्या है। ऐसा लॉ नहीं है बेबस, तो उसके ऊपर वॉच डॉग्स है, मीडिया है, दूसरे सुपीरियर इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि
देख रहे हैं, उन्होंने नजर रखी हुई है कि इंसाफ सबके लिए बराबर है या नहीं। और फिर तीसरा पैराग्राफ मैंने केस स्टडीज का लिखा है, 4 5 6 ममालिक का मैंने जिक्र कर दिया है। चौथे पैराग्राफ में मैंने चैलेंजेस लिखे हैं कि ठीक है चैलेंजेस हैं, ठीक है कहीं कहीं पे जो है लिमिटेशंस आ जाती हैं, ये बड़े लोग बच के निकल जाते हैं, बट नो एब्सोल्यूट इम्यूनिटी। मगर ऐसा नहीं है कि वो हमेशा के लिए बच जाएगा, ये नहीं है। करप्शन एंड लूप होल्स इन सम लीगल सिस्टम, कहीं कहीं पे ये जो है मैनिपुलेट हो जाता है, एक्सप्लॉइट हो जाता है कहीं कहीं पे, मगर हमेशा हर जगह पे नहीं होता। सो यहाँ पे जी करप्शन है, लूप होल्स है लीगल सिस्टम है, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत असर जरूर पड़ता है, रुकावट जरूर पैदा होती है, मगर ओवरऑल ऐसा होता नहीं है। यहाँ पे बिग फिश जो है वो भी, उसके साथ भी कानून का वही फैसला होता है, वही होता है जो कि एक शायद स्मॉल फ्लाई के साथ होता है। और मजीद आप इस पे केसेस लिख सकते हैं। जैसे 2009 में गालबन रेमंड डेविस जो है, उसने जो है जो अमेरिकन एक स्पाई था, डिप्लोमेट भी उसको कहते थे, साबित नहीं कर सके वो डिप्लोमेट वीजा पे आया था, उसने जो है गाड़ी की टक्कर से 2 पाकिस्तानियों को मार दिया था। और लाहौर में ये वाकया हुआ, और जो पुलिस है उसने उस पर एफआईआर काटी, उसकी गिरफ्तारी हुई और बाकायदा उसे अदालत में पेश किया गया, कन्विक्शन भी उस पर हुआ। मगर उसी से पहले जो है वो एक खून बहा की रकम अदा करके उसको किस तरह यहां से निकाल दिया गया। तो अदालत ने कोई कसर छोड़ी नहीं कि उसको किसी तरह जो है बिहाइंड बार्स लेके ना आए, वो लेके आई, छोड़ा नहीं अदालत ने उसको। यहाँ पे स्पाइडर वेब्स आप इन्हें कह दें, मगर स्पाइडर वेब में सिर्फ स्मॉल फ्लाई नहीं फंसती, इसमें जो है बिग एनिमल भी फंसता है। ये सिर्फ लोगों को, यानी कि कमजोर लोगों को जो है कन्विक्शन के लिए नहीं है, इसके अंदर ताकतवर लोग जो है वो भी पकड़ में आते हैं। ठीक है करप्शन लूप होल्स हैं, किसी तरह लोग मैनिपुलेट करके जो है पावरफुल लोग किस तरह वे आउट निकाल लेते हैं। मगर उसके बावजूद भी आप देखें, अगर सिंध में जो है वो शाहरुख जितोई केस है, तो 1 दहाई उसको गुजरी है, तो फिर कहीं पे जाके लवाहिकीन ने माफ किया है और फिर उसकी जान छूटी है, अदरवाइज कानून ने उसको हरगिज नहीं छोड़ा। डिबेट आपने इसी बात पे करनी है कि लॉज आर नॉट स्पाइडर वेब्स वेयर स्मॉल फ्लाइज आर कॉट। कंक्लूजन में डेफिनेटली एक ही सेंटेंस है, की सेंटेंस जो है आपका, कि एविडेंस फ्रॉम थर्ड वर्ल्ड, के थर्ड वर्ल्ड से जो आपने एविडेंस दी है कंट्रीज, डिस्प्रूव्स द क्लेम दैट द पावरफुल ऑलवेज एस्केप जस्टिस। वो रद्द करते हैं इस दावे को कि पावरफुल ताकतवर लोग जो है वो हमेशा इंसाफ होने से भाग जाते हैं। ये चूंकि अरस्तु की कहावत है जो उसने आज से हजारों साल पहले कही थी, हजारों साल पहले ठीक होता होगा, मगर अब कम से कम ऐसा नहीं है, और खासतौर पर थर्ड वर्ल्ड में भी ऐसा नहीं है। अगेन 5 पैराग्राफ ऐसे। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स देखिए ऑर्गेनाइजेशन आपने कैसे जो है यहाँ पे फॉलो करनी है। सबसे पहले ऊपर ऐसे का टाइटल आपने लिखना है, तो टाइटल कोशिश करें 1 लाइन में ही लिखें, यहाँ पे जरा लेंथी हो गया ये। 1 लाइन में टाइटल लिखिए, उसके बाद दरमियान में आपने आउटलाइन की हेडिंग देनी है, आउटलाइन के नीचे 1 2 सेंटेंसेस छोड़ के या 1 सेंटेंस छोड़ के पहली हेडिंग होगी इंट्रोडक्शन, बैकग्राउंड एंड थीसिस स्टेटमेंट, उसके बाद पावर ऑफ लीगल सिस्टम्स एंड रूल ऑफ लॉ, इंतहाई इंपॉर्टेंट और एसेंशियल हेडिंग है। उसके बाद तीसरी हेडिंग केसेस ऑफ पावरफुल फिगर्स हेल्ड अकाउंटेबल इन थर्ड वर्ल्ड, इंतहाई इंपॉर्टेंट और एसेंशियल हेडिंग है क्योंकि केसेस आपने मुल्क के डिस्कस किए। और फिर उसके बाद चैलेंजेस जरूर आप डिस्कस करें, क्योंकि थर्ड वर्ल्ड इसीलिए जाहिर है यहाँ पे इंसाफ का वो मेयार तो नहीं है जो फर्स्ट वर्ल्ड में होता है, मगर बहरहाल
इतना गया गुजरा भी नहीं है। यहाँ पे जो है काफी हद तक ये कोशिश कर रहे हैं कि बेहतरी की तरफ जाए। और कंक्लूजन, एक ही सेंटेंस लिखना काफी है। कंक्लूजन इज द रेपिटेशन ऑफ योर आर्गुमेंट, थीसिस एंड द इंट्रोडक्शन. So evidence from third world countries disproves the claim that powerful always escapes justice. इसके बाद ये आपने जो हेडिंग देनी है, इट इज दी एसे, इसके नीचे एक लाइन मजीद छोड़ दे, इतनी काफी है। और यहां से जनाब बगैर हेडिंग के आपने ये 5 पैराग्राफ लिखने। द फर्स्ट वन इज डेफिनेटली द इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। शुरू कैसे हो रहा है जी? सबसे पहले चूंकि ये लिटरेरी एसे है, जरा अदबी स्टाइल से लिखा गया है, और है भी ये अरस्तू का एक कॉल। इसने सीधे सीधे ये नहीं किया कि जस्टिस स्पेयर्स द स्ट्रॉन्ग एंड कैचेस द वीक। इसने जरा बात घुमा के की है, जरा मेटाफर यूज की है, कंपेयर एंड कंट्रास्ट टेक्निक, जरा अदबी तरीका जो है, फिगर्स ऑफ स्पीच यूज की है। सबसे पहले सिंपल इंग्लिश में हमने इसको एक्सप्लेन कर रहा है कि लॉज आर ऑफ्टन कंपेयर टू स्पाइडर वेब्स। लॉज जो है वो अक्सर स्पाइडर वेब से कंपेयर किए जाते हैं, तकाबुल किया जाता है, इम्प्लाइंग दैट दे ट्रैप द वीक व्हाइल अलाउइंग द पावरफुल टू एस्केप। जहां पे ये इंप्रेशन दिया जाता है, यहाँ पे ये जो है इम्प्लाई किया जाता है, गेस किया जाता है, कयास किया जाता है कि ये स्पाइडर वेब की तरह है, जहां पे कमजोर जो है फंस जाता है, ताकतवर निकल जाता है। ज़ाहिर स्पाइडर वेब होता ही बड़ा कमजोर सा है। अगर आप उसको मेटाफोर लिटररी भी देखें, इंतहाई कमजोर सा होता है स्पाइडर वेब। सिर्फ कमजोर चीजें, कमजोर जो है उसके अंदर जानदार फंसते हैं, और जो ताकतवर है वो उसको टीयर ऑफ करके निकल जाता है। द मेटाफोर सजेस्ट दैट जस्टिस इज सिलेक्टिव। तो इस मेटाफोर का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जस्टिस जो है वो सिलेक्टिव है, सिर्फ चंद लोगों के लिए की जाती है, फेवरिंग एलिट्स, जहां पे एलिट्स को फेवर किया जाता है, while punishing the marginalized, और जो बेचारा बेबस होता है उसको सजा दी जाती है। इस स्टेटमेंट का मतलब तो ये है। However, in the modern era, this perception no longer holds true. तो मॉडर्न ईरा में कम से कम ये जो तासुर है, ये कोई सच्चाई पे मबनी नहीं है। द सुप्रीमेसी ऑफ लॉ इज एविडेंट इन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। जो सुप्रीमेसी है लॉ की, अब वो बड़ी साफ जाहिर है तीसरी दुनिया में, where legal systems increasingly ensure that the powerful are held accountable। अब यहाँ पे आपका स्टांस क्लियर हो गया जी। मैं स्टेटमेंट के खिलाफ जा रहा हूं, जैसे हमारे वो स्टूडेंट भी जो हैं वो भी गए थे स्टेटमेंट के खिलाफ ही। थीसिस आ रहा है जी, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड मीडिया स्क्रूटनी हैव स्ट्रेंथेंड द रूल ऑफ लॉ, proving that laws are not mere traps for the weak even in the third world despite few challenges। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स देखें तो आपकी 3 हेडिंग्स वाजे होंगे। नंबर 1, पहले सेक्शन में मैं डिस्कस क्या कर रहा हूँ कि किस तरह जो है पावर या रूल ऑफ लॉ या पावर ऑफ जुडिशियल सिस्टम है, कि डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस है वो जो है वॉचडॉग है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है, मीडिया स्क्रूटनी है। तो उन्होंने जो है कि इस पे टाइट चेक्स एंड बैलेंसेस रखे हुए हैं। और दूसरा, थर्ड वर्ल्ड की एग्जांपल्स जो हैं वो दी गई हैं जिनसे साबित होता है कि ये स्पाइडर वेब्स नहीं है। और तीसरा, चंद चैलेंजेस जो पॉसिबल हैं वो भी यहाँ पे बयान किए गए। तो थीसिस क्या होता है? इट इज द ओवरऑल समरी ऑफ योर एसे, इट इज द ओवरऑल क्रक्स ऑफ योर एसे, इट इज द मेन आइडिया ऑफ योर एसे। सारा ऐसे आपके स्टेटमेंट के गिर्द घूम रहा है। इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ के बाद जैसे ही आप मेन पैराग्राफ की तरफ आएंगे तो आपको टू बिगिन विद से शुरू करना होगा। टू बिगिन विद, the idea that laws are ineffective against the powerful ignores the evolution of legal frameworks। ये जो आइडिया है ना कि लॉज जो हैं ये इफेक्टिव नहीं है ताकतवर के खिलाफ, ये तो इस चीज को नजरअंदाज करते हैं कि लीगल फ्रेमवर्क, इनका एवोल्यूशन इर्तिका कहां से हुआ है? यहीं से तो हुआ है कि माजी में कैसा होता था कि हिस्टोरिकली एलिट्स wielded significant influence over judicial processes। माजी में जो है ये बहुत ज्यादा असरअंदाज होते थे। अशराफिया ऑफ्टन मैनिपुलेटिंग लीगल लूपहोल्स टू अवॉइड रिपरकशंस, और हमेशा लॉ की जो खामी है, इसके अंदर जो खला है, उसको जो है ये मैनिपुलेट करते थे, इस्तेमाल करते थे ताकि सजा से बच सके। हाउएवर, मगर इन कंटेम्पररी सोसाइटी इंडिपेंडेंट जुडिशरीज, एंटी करप्शन बॉडीज एंड ग्लोबल वॉचडॉग ऑर्गेनाइजेशंस हैव curtailed this unchecked power। आज के दौर में जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, एंटी करप्शन बॉडीज और ग्लोबल वॉचडॉग ऑर्गेनाइजेशंस है जिन्होंने ये अनचेक पावर पे
कंट्रोल कर दिया है। लीगल मैकेनिज्म्स सच एज विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन लॉज। अब विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन लॉज हैं, इसके पिछली गवर्नमेंट जो है उसने क्लियर जो है कह दिया था कि कहीं पे भी आपको कोई भी खामी नजर आती है विसल ब्लोअर फौरी तौर पे आइडेंटिफाई करें। सो प्राइम मिनिस्टर पोर्टल है, इसके बाद हमारी वजीर आला पंजाब का जो है उसका उनका भी पोर्टल है, फौरी तौर पे आप शिकायत वहां से लगाते हैं। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, आपको पता है जी PIL, आप लोगों ने वो जॉली LLB जो है उस मूवी में देखा ही होगा, ये लिटिगेशन भी है पब्लिक इंटरेस्ट में होती है, कहीं पे कोई गलत हो तो फौरी तौर पे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन आता है। एंड इन नेशनल ह्यूमन राइट्स कोर्ट्स हैव इंक्रीज्ड ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। तो ताकतवर के खिलाफ भी जो है बहुत बड़ा जो है ये एक बैरियर खड़ा किया जाता है। Organizations like Transparency International, the United Nations, and local accountability bodies closely monitor corruption and legal proceedings, ensuring that those in power are not above scrutiny. और जिस वक्त किसी ताकतवर के खिलाफ जो है मुकदमा आता है, वो अदालत में आता है, तो ये सारे इदारे आ जाते हैं, एक एक लम्हे की रिपोर्टिंग करते हैं कि जनाब इस ताकतवर के खिलाफ कहीं से रियायत तो नहीं हो रही। सो कमजोर के लिए तो कोई इदारा नहीं आता, उनको पता है इसके साथ तो जनाब कार्रवाई रूटीन से होनी है। मगर ताकतवर की बारी आप देखें सारी कोर्ट भरी होती है, मीडिया से, इंटरनेशनल जनाब जितने रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनसे, सब लोग जो है नजर रखते हैं। Additionally, मजीद बड़ा public awareness and activism play a pivotal role in demanding justice, compelling governments to implement reforms that strengthen legal institutions. So public awareness और public जो है activism, ये तो अपनी जगह पे ही जो है बहुत ज्यादा असर अंदाज होता है। So यहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो भी रिफॉर्म्स जो है करने पे मजबूर होती है। Even in nations with historically weak judicial systems, growing civic engagement, media exposure, and diplomatic pressure have made it increasingly difficult for elites to evade justice. जहां पे जुडिशियल सिस्टम कमजोर भी है, डेफिनेटली जनाब थर्ड वर्ल्ड की बात हो रही है, वहां पे लोग इस कदर ज्यादा जो हैं अब एंगेज हो गए हैं, इतने एक्टिव हो गए हैं, मीडिया का इतना किरदार हो गया है, और इस कदर ज्यादा डिप्लोमेटिक प्रेशर हो जाता है कि एलिट्स के लिए मुमकिन नहीं होता कि वो बच सके, इस कदर ज्यादा जो है प्रेशर हो जाता है। सो अब यहाँ पे जो है जाहिर जाफर का भी अगर आप केस देख लें, नूर मुकद्दम का जिन्होंने कत्ल किया था, तो उस पर आप देखें तो ये जो इंटरनेशनल प्रेशर्स और डिप्लोमेटिक प्रेशर्स ये भी इन्वॉल्व हो गए थे। इसलिए नहीं कि नूर मुकद्दम के वालिद साहब खुद भी डिप्लोमेट रह चुके हैं, मगर ये इतना हाई प्रोफाइल केस था कि इस पे उस इंडस्ट्रियलिस्ट इंतहाई पावरफुल जो है जाहिर जाफर को भी जो है कोई किसी नौयत की रियायत नहीं दी गई। सारा का सारा इंटरनेशनल मीडिया और डिप्लोमेट्स जो है उन्होंने भी जो है इसको बड़ा क्लोजली मॉनिटर करना शुरू किया था। सो ये वो सारे प्रेशर हैं कि जिनसे ये बच नहीं सकते हैं। तो लोग ये जो समझते हैं कि कोर्ट्स जो दिल चाहे करे या निजाम इंसाफ जो है बड़ा कमजोर है, ये बड़ी गलत फहमी का शिकार है। This shift demonstrates that modern legal systems function beyond the outdated notion of selective enforcement. So यहां से पता चलता है जनाब के जो मॉडर्न लीगल सिस्टम है वो आउटडेटेड नहीं है। वो जो पुराना जो होता था ना सिलेक्टिव इन्फोर्समेंट, कि जनाब चंद लोगों को ही जो है उन्हीं से ही जो है लॉ पूरा अप्लाई किया जाएगा उन पे, ये गलत फहमी है। कोर्ट्स जो है वहां पे सब बराबर है, इवन इन द थर्ड वर्ल्ड। तो उसके पीछे बराबरी कैसे आ रही है कि इस कदर ज्यादा जो चेक्स एंड बैलेंसेस है वो इनको जो है इस तरह के स्कॉट फ्री जो है डिसीजंस नहीं लेने देते। मिसालें अब दी जा रही हैं, क्योंकि यहाँ पे केस स्टडी मिसालें दे के मैं आपको कन्विंस कर सकता हूँ। So several high-profile cases from third world countries debunk the claim. Again देखिए मैंने अपना दावा दोबारा से दोहराया कि इस क्लेम को जो है जाली गलत साबित करते हैं that the powerful always evade justice, कि ताकतवर लोग जो है जस्टिस से बच जाएंगे। यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स मैंने आपको पाकिस्तान में पॉलिटिशियंस की मिसाल दी है, आपको यहाँ पे जो है मैं बहुत हाई रैंकिंग जो है मिलिट्री ऑफिसर की भी मिसाल दे सकता हूँ। जैसे नेवी के जो हैं वो बहुत हाई रैंकिंग थे, क्या नाम था जी उनका, उनके खिलाफ जो है ये करप्शन केसेस हुए थे। एडमिरल आई बिलीव, मुझे नाम जो है उनका सही याद नहीं आ रहा। सो यूएस में थे, यहाँ से उनका रेड वारंट जारी किया गया और यूएस में वो कैद हुए। आपने कहा जनाब कि मैं पाकिस्तान में मुकदमा लड़ूंगा, पाकिस्तान में आए, बाकायदा जनाब उनको नजरबंद किया गया, उनके खिलाफ मुकम्मल जो है केस जो है वो यहाँ पे रजिस्टर हुआ, प्रॉपर केस चला और उनकी करप्शन जो है साबित भी की गई। नाम मेरे जहन में नहीं है जी, अगर आप नेट से ढूंढ सकते हैं तो जरूर जो है करेक्शन कीजिए। सो पाकिस्तान में तो एक हद तक ये जो हेड ऑफ गवर्नमेंट्स रहे हैं, चाहे नवाज शरीफ साहब थे, इमरान खान थे, तो कोर्ट्स ने उनके खिलाफ भी कार्रवाई की है, तो उनको भी स्पेयर नहीं किया हरगिज। अब चूंकि कन्विक्शन होगी तो नवाज शरीफ साहब अब इलेक्शन नहीं लड़ सके, शहबाज शरीफ को आना पड़ा, दूसरों को आना पड़ा। सो कोर्ट्स ने कोई कन्विक्शन रिमूव तो नहीं की। इमरान खान साहब है, कन्विक्शन होगी, उनको अपील का राइट दिया, अपील का राइट वो लड़ रहे हैं। सो कोर्ट्स किसी
शख्स की हाई प्रोफाइल से मुतासिर हरगिज नहीं हुई। थर्ड वर्ल्ड की बात कर रहा हूं। यहीं पे ही आप जाहिर जाफिर का और नूर मुकद्दम का केस भी लिख सकते हैं कि वो पॉलिटिशियंस होना जरूरी नहीं है। अगर आप चले जाएं सोशल सेक्टर में, तो बड़े बड़े ये जो इन्फ्लुएंसर हैं, सोशल इन्फ्लुएंसर्स या बहुत बड़े टाइकून्स हैं, बिजनेसमैन हैं, तो कोर्ट्स इनसे भी मुतासर नहीं हुई है। वो जो व्हील ऑफ जस्टिस है वो पूरा चला है। तो हरगिज वो भी निकल के नहीं यहां से भाग सके। इस्लामाबाद में थे, इस्लामाबाद की एफ8 कचहरी उस वक्त एफ8 हुआ करती थी, तो यहाँ पे भी उनके केसेस जो है चले, कन्विक्शन भी उसकी हुई है, तो बच के वो निकल नहीं सके हैं। इसी तरह कराची की आप मिसाल लेना, तो हालिया यार मकान का जो है वो केस चल रहा है, उसका ड्रग पैडलिंग का, और वो जो मर्डर हुआ है उसका, जो लड़का मुस्तफा था। सो कोर्ट्स जो है पीछे नहीं हटी हैं, पुलिस और जस्टिस का सिस्टम जो है वो पीछे नहीं हटा है, तो पूरे तरीके से जनाब उसकी कार्रवाई हो रही है। सो सिर्फ यहाँ पे पॉलिटिशियंस की मिसाल देना काफी नहीं, आपने हर सेक्टर से मिसाल देकर साबित करना है कि जो भी ताकतवर है, चाहे पॉलिटिक्स में है, चाहे वो आर्म्ड फोर्सेस में है, चाहे वो बिजनेसमैन है, कोई उसका सोशल इन्फ्लुएंस है, यहाँ पे वो सब बराबर हैं। ऐसा नहीं है कि लॉ स्पाइडर वेब्स है। ये जो है एक पूरा जो है एक स्ट्रिक्ट, मैं ऐसे यही कहूंगा, स्कज ऑफ गॉड है। बहुत सख्त जो है, एक हंटर की तरह ये हर जो है कल्प्रिट के ऊपर पड़ता जरूर है। बाकी चूंकि दुनिया भर की मिसालें, मेरा ज्यादा ताल्लुक तो पाकिस्तान से था, मगर चूंकि ऐसे जो है ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज से ज्यादा रेलिवेंट है। सो इन ब्राजील फॉर्मर प्रेसिडेंट लुइस was convicted of corruption, although later released on procedural grounds, मगर conviction बहरहाल हुआ है। South Africa saw its former president Jacob Zuma imprisoned for contempt of court। अब देखिए contempt of court पे भी जो है imprisonment हुई है। Similarly in Bangladesh, former Prime Minister Khaleda Zia was sentenced to jail for corruption। Khaleda Zia पे corruption charges से जेल उनको भी हुई। These examples illustrate, इंडिया की जनाब मैंने यहाँ पे छोड़ दिया, तो आप यहाँ पे इंडिया की भी ऐड कर सकते हैं। समझौता एक्सप्रेस का केस था, सो उसके अंदर आर्मी ऑफिशियल्स थे उनके, ठीक है, वो एक कर्नल और दो जो हैं वो मेजर थे, उन्होंने आग लगाई थी, वो साबित भी हुआ, उनकी कन्विक्शन भी हुई। इसी तरह मजीद आप ये भी लिख सकते हैं, गो के मैं इंडिया की फेवर में बात नहीं कर रहा हूं, मगर मैं जस्टिस की ओवरऑल सिचुएशन बयान कर रहा हूं थर्ड वर्ल्ड में, कि यहाँ पे अगर आप राम मंदिर का भी केस देखें इंडिया, ये जो राम मंदिर का केस था, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कह दिया था कि भाई यहाँ पे बाबरी मस्जिद जहां पे आप क्लेम कर रहे हैं राम मंदिर था, यहाँ पे कोई राम मंदिर नहीं था। बड़ा क्लियरली उनका जो है वो उस बेंच ने कह दिया, कोई शवाहिद नहीं मिले, यहाँ पे कोई राम मंदिर नहीं था। वो तो अब मोदी गवर्नमेंट थी या जो भी थी, उनकी एक जो है कह सकते हैं एक सैवेज एक्ट था कि मस्जिद जो है उन्होंने शहीद करके राम मंदिर जबरदस्ती बनाया। एक अब ज़ाहिर है एक फाशिस्ट हुकूमत है वहां पे, और उसके बाद उसकी ओपनिंग सेरेमनी, ग्रैंड ओपनिंग सेरेमनी हुई, जहां पे जो है हमारे कुछ मुसलमान एक्टर भी गए। सो मगर कोर्ट्स आजाद थी, कोर्ट्स तो उनसे नहीं डरी। तो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में ऐसा नहीं है कि जो रिच है, इन्फ्लुएंशियल है, उनसे जो है वो स्पेयर कर देंगी कोर्ट्स और बाकियों को जो है वो जाने देगी। इंडिया में आप देख ले, बड़े बड़े बिलियनियर एक्टर्स हैं, चाहे जनाब शाहरुख खान का बेटा जो है वो अगर जो है ड्रग इस्तेमाल करता हुआ पकड़ा जाए तो कोर्ट्स पूरी कार्रवाई करते हैं। सलमान खान ने वो उसका शिकार कर दिया था उस काले हिरन का, तो कितना अरसा कोर्ट्स जो है उसको घसीटती नहीं, और बड़ी मुश्किल से उसने जान छुड़ाई। और संजय दत्त वो कितना अरसा तो जेल में रहा है। तो जो इन्फ्लुएंशियल है, रिच है, उनको स्पेयर नहीं करती हैं। तो इंडिया का भी आप यहाँ पे ठीक ठाक जो एग्जाम्पल दे सकते हैं। सो दीज एग्जाम्पल्स इलस्ट्रेट दैट लीगल अकाउंटेबिलिटी एक्सटेंड्स टू द हाईएस्ट लेवल्स ऑफ पावर, कॉन्ट्राडिक्टिंग द नोशन दैट द पावरफुल ऑलवेज एस्केप जस्टिस। एक ही चीज, एक ही स्टांस, मैं जो है अपना ये क्लेम बार बार दोहरा रहा हूं, अपना दावा बार बार दोहरा रहा हूं कि भाई यहां पे अकाउंटेबिलिटी ऊंचे लेवल तक जाती है और इस नजरिए से इख्तलाफ करती है कि ये जो लोग हैं अशराफिया, ये इंसाफ से बच जाएंगे। While challenges in legal enforcement persist, absolute immunity from the powerful for the powerful is a myth। So ये डियर स्टूडेंट्स, इस पैराग्राफ में ये जो मैंने रेड कलर से लिखा है, ये जुमला मैंने रेड कलर से क्यों लिखा है? ये रेड कलर से लिखा हुआ जुमला एस्से की लैंग्वेज में क्या कहलाता है? पैराग्राफ में इस जुमले को क्या कहते हैं? ट्रांजिशनल पैराग्राफ। नहीं बेटा, इसको जो है वाइल तो ट्रांजिशनल हो गया, ट्रांसलेशनल सेंटेंस कह सकते हैं आप इसे, मगर उस पैराग्राफ का जो मेन आइडिया बताता है ना, हम उसको कहते हैं टॉपिक सेंटेंस। ठीक है, वाइल से तो चने ट्रांजिशन हो गया कि थोड़ा सा इसने पीछे उससे कनेक्ट जरूर कर दिया, तो वैसे टेक्निकली ये टॉपिक सेंटेंस है। इस पैराग्राफ का मेन आइडिया क्या है? वाइल चैलेंजेस इन लीगल एनफोर्समेंट परसिस्ट, चैलेंजेस जरूर हैं। एब्सोल्यूट इम्यूनिटी फॉर द पावरफुल इज अ मिथ, मगर ये कि पावरफुल बिल्कुल ही छूट के रिहा हो जाएगा,
ये एक मिथ है, ये एक हकीकत नहीं है, ये अफसाना है। करप्शन, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस एंड लीगल लूप होल समटाइम्स डिले जस्टिस। डिफरेंट लैंग्वेज बड़ा केयरफुली जो है इस्तेमाल करनी है। समटाइम्स की करप्शन है ना, कौन इनकार करता है? पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी है, कोई इनकार नहीं करता। लीगल लूप होल्स भी है, हम ही वकला है जो लीगल लूप होल्स का इस्तेमाल करके जो है किसी तरह बंदे को आजादी दिलवाते हैं। समटाइम्स डिले जस्टिस, कभी कभार जस्टिस को डिले कर देता है, बट रिफॉर्म्स एंड ग्लोबल स्क्रूटिनी आर मिनिमाइजिंग दीज इश्यूज। मगर रिफॉर्म्स और स्क्रूटिनी जो है इन इश्यूज को भी अब कम कर रही है। पब्लिक एक्टिविज्म, डिजिटल ट्रांसपेरेंसी एंड इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एंश्योर दैट लीगल इंस्टीट्यूशंस रिमेन इफेक्टिव। तो ये वो सारी चीजें हैं जो कि इंश्योर करते हैं कि लीगल इंस्टीट्यूशंस इफेक्टिव रहें। हाई प्रोफाइल कन्विक्शंस अक्रॉस द वर्ल्ड प्रूव दैट इवन इन पॉलिटिकली अनस्टेबल रीजन्स जस्टिस इज सर्व्ड। और ये जो सारी दुनिया में इतने हाई प्रोफाइल कन्विक्शंस हो रहे हैं, इतने बड़े बड़े लोगों को सजा दी जा रही है, ये इस चीज को साबित करते हैं कि चाहे वो रीजन भी जाओ जहां पे पॉलिटिकली जो अनस्टेबल है, जस्टिस वहां पे होता जरूर है। जस्टिस वहां पे होता जरूर है, बचते नहीं है। अभी आप देख लें जैसे हमारी कोर्ट्स जो है स्ट्रगल कर रही हैं, अभी आप देख लें जैसे कोर्ट्स पूरी कोशिश कर रही हैं जिस तरह जस्टिस दे लोगों को। सो कोर्ट्स ने जान नहीं छोड़ी है। तो आपका बेटा एतमाद होना चाहिए सिविल जज के पेपर को आप देने जा रहे हैं। अगर आप इस स्टेटमेंट से एग्री करेंगे, इस रस्तू ने जो हजारों साल पहले बात की थी कि ये स्पाइडर वेब्स हैं, स्पाइडर वेब इंतहाई वीक होता है, कमजोर जो है इसके अंदर फंस जाता है, ताकतवर इससे पास थ्रू हो जाता है, तो फिर इस इम्तहान देने का मकसद आपका जो है वो फौत हो जाएगा। तो ये जो सारी मैंने मिसालें दी, इससे साबित क्या की है? नाम लेके लिखा है मैंने, नाम लेके लिखा है, आपने भी ये नाम लिखने हैं सारे। साबित किया हुआ है कि जनाब थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में भी, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, ये जो स्ट्रॉन्ग वंस हैं ये बच नहीं सकते अगर तो ये कसूरवार हैं। कंक्लूजन इज द ओवरऑल एसे, ओवरऑल समरी ऑफ द एसे। कंक्लूजन का पहला जुमला ये हमेशा थीसिस को दोबारा लिखने के अंदाज में होता है और आपका स्टांस दोबारा से दोहराता है। सो इन कंक्लूजन द मेटाफोर ऑफ लॉज एज स्पाइडर वेब्स इज आउटडेटेड। इन कंक्लूजन। सो जनाब यही अब इख्तिताम पे किया जाता है कि ये जो इस्तियारा इस्तेमाल किया गया कि लॉज जो है, कवानीन जो है स्पाइडर वेब्स है, ये आउटडेटेड है। अरस्तु के दौर में ठीक होता होगा, अब नहीं है। लीगल सिस्टम्स इवन इन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैव इवॉल्व्ड टू इंश्योर अकाउंटेबिलिटी एट ऑल लेवल्स। जो लीगल सिस्टम्स जो है तीसरी दुनिया में, अब वो इवॉल्व हो गए हैं ताकि अकाउंटेबिलिटी सर्व करें एट ऑल लेवल्स। द प्रोसिक्यूशन ऑफ पावरफुल पॉलिटिशियंस एंड बिजनेस एलिट्स, देखिए बिजनेस एलिट्स जरूर लिखिए, इन मल्टीपल नेशंस डेमोन्स्ट्रेट दैट नो वन इज अबव द लॉ। बेशुमार मुल्कों में इस चीज को साबित करते हैं कि कोई भी कानून से मुबर्रा नहीं है। सारी मैं समरी बयान कर रहा हूं। पहले लेवल पे मैंने बयान किया था कि लीगल सिस्टम हमारे मजबूत हैं, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में से अकाउंटेबिलिटी हर लेवल पे हो रही है। और दूसरे पे मैंने मिसालें दी थी किसकी? पॉलिटिशियंस और बिजनेस एलीट्स की। देखिए समरी भी मैं उसी सीक्वेंस से दे रहा हूं। और तीसरे में मैंने पैराग्राफ में चैलेंजेस बयान किए थे, चौथे में कि while challenges remain, the supremacy of law continues to strengthen, making justice a reality rather than a selective privilege। कि सुप्रीमेसी ऑफ लॉ जो है ये मजबूत होती जा रही है, जो इंसाफ को जो एक हकीकत में लेके आ रही है, बजाय इसके कि चीदा चीदा लोगों के हक में ही सिर्फ इंसाफ होगा। एज फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट थियोडोर रूजवेल्ट वंस सेड। और एंडिंग जो है मैं हमेशा पॉजिटिव नोट पे ही करता हूँ, एक स्ट्राइकिंग नोट होना चाहिए, जैसे यूएस प्रेसिडेंट ने कहा, रूजवेल्ट ने, कि नो मैन इज अबव द लॉ एंड नो मैन इज बिलो इट। कि कोई शख्स भी कानून से ना मुबर्रा है, ना ही वो कानून से कमतर है, ना कानून से नीचे, यानी कि कानून सबके लिए बराबर है। This enduring principle reinforces the belief that justice, though sometimes delayed, will ultimately prevail। तो ये असूल जो है इस यकीन को मुस्तहकम करता है कि इंसाफ चलो ख्वाह कभी कभी देर हो जाती है, will ultimately prevail, मगर इंसाफ होता जरूर है, इंसाफ होता जरूर है। So dear students, that was the 5 paragraph essay that you have to write in this way.